नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके का फुल एनालिसिस करेंगे। यह क्लास आपके लिए कितना हेल्पफुल है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगर इस क्लास का आप पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इस क्लास का पीडीएफ नोट बुक डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस क्लास को बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो दोस्तों, आज की क्लास के मोटिवेशन लाइन के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की मोटिवेशन लाइन ये है, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो हार कर रहेगा, जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न कर, तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी को बर्बाद न कर। चलिए तो दोस्तों, जो होना होगा वो होकर ही रहेगा। चलिए तो इसकी तो अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 2 जून 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास समझौते पर ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो किस देश के साथ सतत शहरी विकास में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो यह बात करते हैं, यह दे दी है, इसके साथ मंजूरी दी है, तो जापान के साथ मंजूरी दी है। और बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। पीएम मोदी ने हाल ही में अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच सतत शहरी और विकास ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की अपनी मंजूरी दे दी है। और जापान की बात करें तो वर्तमान में पीएम की बात करें तो जापान के पीएम योशिहितो सुगा है, योशिहितो सुगा। और बात करते हैं जापान के इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे, तो इससे पहले के प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे, जो जापान के अब तक के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है और इन्हें ही पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब और बात करते हैं जापान की सबसे बड़ा द्वीप की बात करते हैं। हॉन्शू द्वीप जापान की सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा यानी 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। और बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप के बाद विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। इंडोनेशिया का जावा द्वीप जो फर्स्ट स्थान पर है, और सेकंड स्थान की बात करें तो जापान का ये द्वीप सेकंड स्थान पर दुनिया में आता है। और बात करते हैं जापान की तो ये जापान है, और ये जापान यहाँ पे स्थित है। और बात करते हैं जापान के बीच में ये जापान सागर कहलाते हैं। और बात करते हैं जापान के इस साइड में तो ये पूर्वी चीन सागर है, और यहाँ पे दक्षिण कोरिया ही है, और ये साइड में बात करते हैं ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया है। और बात करते हैं जापान के बारे में थोड़ा और विस्तार। जापान की बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो होन्शु द्वीप जो सबसे बड़ा द्वीप है। और ये बात करते हैं यहाँ पे ये द्वीप है जापान का, होक्काइडो द्वीप और तोहोको द्वीप और चुको द्वीप और कंटो द्वीप और फुगोको द्वीप और शिकोको द्वीप, यहाँ पे क्यूशू और होन्शु द्वीप है। और बात करते हैं इसमें जापान की जो सबसे बड़ी द्वीप है जो होन्शु द्वीप है जापान का। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हाल ही में किस राज्य ने अपने ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य ने अपने ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो गोवा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। और गोवा की बात करते हैं तो गोवा जो है हर घर नल जल योजना का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा बना है। तथा संघ शासित राज्य की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहला यूटी बना है। और जबकि 2024 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, और यह लक्ष्य जो है 2021 में ही गोवा द्वारा पूरा कर लिया गया है। और गोवा की बात करें तो गोवा सरकार ने राज्य के ग्रामीण परिवारों को बिजली कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। इस परियोजना का लक्ष्य है घरों में अक्षय ऊर्जा
यानी घरों तक में अक्षय ऊर्जा पहुंचाना गोवा पर पहले किसका अधिकार है। बात करते हैं गोवा पर, तो पहले अधिकार था पुर्तगालियों का, पहले अधिकार था। और गोवा को बात करते हैं, गोवा कब आज़ाद हुआ था, तो गोवा की बात करते हैं पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कराया गया था तो 1961 में, यानी 19 दिसंबर 1961 में आज़ाद किया गया था। और गोवा आज़ादी दिवस के रूप में 19 दिसंबर को ही मनाया जाता है। और बात करते हैं गोवा की स्थापना की, तो गोवा की राज्य के रूप में स्थापना 30 मई 1987 में, 30 मई 1987 में गोवा को राज्य के रूप में दर्जा दिया गया है। और बात करते हैं अब गोवा को, तो गोवा को 19 दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालियों को गोवा से जाने को मजबूर कर दिया गया। भारतीय सेना द्वारा 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालियों को गोवा से जाने को मजबूर कर दिया और पुर्तगालियों को लास्ट यानी अंत में गोवा छोड़कर जाना पड़ा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन यानी गोवा के बारे में और विस्तार से जानते हैं। गोवा की राजधानी की बात करें तो गोवा की राजधानी पणजी है। और गोवा के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो अभी वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और इससे पहले मुख्यमंत्री गोवा के मनोहर पार्रिकर थे। और बात करते हैं यहाँ के राज्यपाल की, तो राज्यपाल यहाँ के गोवा के तो भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल है। और मुख्य न्यायाधीश की बात करते हो दीपंकर दत्ता यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। और बात करते हैं गोवा राज्य की स्थापना 30 मई 1987 को स्थापना किया हुआ था। और गोवा की में लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीट 2 है और राज्यसभा सीटों की बात करें तो 1 है। और बात करते हैं विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। आइए गोवा को कुछ इस तरह गोवा को मैप में देखते हैं। ये है गोवा और ये भारत का मैप है और भारत के मैप में ये जो ट्रिक लगाया हुआ है ये गोवा है। और गोवा को इस तरह जूम किया गया है, ये यहाँ से यहाँ तक गोवा हो जाता है। और गोवा की बात करते हैं तो गोवा जो कर्नाटक राज्य से सीमा साझा करता है और महाराष्ट्र से तो कर्नाटक महाराष्ट्र से सीमा लगती है गोवा की। गोवा की बात करें तो यहाँ 2 ही जिले हैं, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा 2 जिले हैं। और गोवा की राजधानी की बात करें पणजी है। और गोवा अरब सागर के किनारे बसा हुआ सबसे छोटा यानी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य गोवा है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, त्योंझो-2 किस देश का अंतरिक्ष यान है। त्योंझो-2 किस देश का अंतरिक्ष यान है, तो यह चीन का अंतरिक्ष यान है, जो कि नाम से ही पता चल जाता है ये चीन का ही कोई नाम होगा। चीन का इस तरह ही नाम है जो कि नाम से ही पता चल जाता है ये चीनी नाम है और चाइना से ही संबंधित है। और बात करते हैं त्योंझो-2 चीन का कार्गो अंतरिक्ष यान है जो चीन द्वारा विकसित किया जा रहा है और अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आपूर्ति उपकरण और प्रणोदक लेकर गया है। इसने खुद को यानी चाइना ने खुद को मॉड्यूलेशन किया है। त्योन-हे में सफलतापूर्वक डॉक किया गया है जो कि एक अंतरिक्ष स्टेशन का एक हिस्सा है। और लॉन्ग मार्च 7Y3 रॉकेट का उपयोग करके इस अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से लॉन्च किया गया है। और बात करते हैं चाइना के वर्तमान में राष्ट्रपति की बात करें तो शी जिनपिंग है, छोटी छोटी आंखें वाले शी जिनपिंग। और बात करते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री तो ली कीक्यांग यहाँ के प्रधानमंत्री है। और चाइना की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक देशों की सीमा साझा करने वाला देश है चाइना, जो कुल 13 देशों से सीमा साझा करते हैं और जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया में सबसे बड़ा देश है। और चाइना बात करते हैं कोरोना को फैलाने वाला ही चाइना देश है, धोखेबाज। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चीन में बच्चों का नाम रखने के लिए स्टील का बर्तन जमीन पर पटका जाता है। चीन में बच्चों का नाम रखने के लिए स्टील का बर्तन जमीन पर पटका जाता है, फिर उसमें जो आवाज़ आती है वो नाम रखा जाता है, जैसे टोंग टोंग टून, टंग टोंग टून, इस तरह कुछ नाम रखा जाता है। तो चाइना का ही अजीबो गरीबो नाम है जो नाम से ही पता चल जाते हैं ये चाइनीज नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ
के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार लिया है, तो यह टीवी नरेंद्रन ने नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और बात करते हैं भारतीय परिसंघ यानी भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के बारे में। तो यह एक भारतीय उद्योग परिसंघ की एक प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा गया है कि टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने वर्ष 2020-21 के लिए 2020 और 21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया है। और 2016-17 की बात करें तो 2016-17 में भी नरेंद्रन ने कार्य कर चुके हैं। और बात करते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्तमान में अध्यक्ष की बात करते हो, पहले अध्यक्ष की बात करें श्री उदय कोटक महिंद्रा पहले अध्यक्ष थे। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी CII के स्थापना की बात करते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना 1895 में ईस्वी में हुआ था। 1895 ईस्वी में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के स्थापना किया गया था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉन्गर MBTAG यानी AMBITAG किसने विकसित किया? तो भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉन्गर MBTAG किसने विकसित किया? तो किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यह IIT रोपर के द्वारा विकसित किया गया है। और बात करते हैं इसका विकसित करने का जो उद्देश्य है, क्यों विकसित किया गया है, तो IIT रोपर ने अपनी तरह का पहला IoT उपकरण MBTAG को विकसित किया है, जो खराब होने वाले उत्पादों, टीकों, यहाँ तक कि शरीर के अंगों और रक्त के परिवहन के दौरान वास्तविक समय परिवेश के तापमान को रिकॉर्ड करता है। तो यह वास्तविक परिवेश के तापमान को रिकॉर्ड करता है, इसीलिए इसको विकसित किया गया है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोविड-19 वेरिएंट का नाम क्या रखा है? तो WHO ने भारत में पाए जाने वाले पहले पाए गए कोविड-19 वेरिएंट का नाम क्या रखा है? तो यह नाम रखा गया है कप्पा और डेल्टा नाम रखा गया है। कप्पा और डेल्टा नाम रखा गया। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि B.1.B.617.2 जहां आ गया, समझ लीजिए 2 आया तो डेल्टा नाम हो गया, डेल्टा नाम से जाना गया है। और अन्य वेरिएंट बी की बात करते हैं तो 1.617.1 कप्पा 1 और डेल्टा 2 डेल्टा, यानी ये वेरिएंट हो जाता है डेल्टा, और जिसके लास्ट में 2 आ गया तो डेल्टा और 1 आ गया तो कप्पा नाम दिया गया है। कोरोना के इन स्वरूपों की पहचान सबसे पहले अक्टूबर 2020 में भारत में हुई थी। और इससे भी कोई भी वेरिएंट है जो कि अन्य देशों में अन्य प्रकार के दिए गए हैं, और भारत में इस प्रकार के नाम दिए गए हैं। और बात करते हैं अल्फा नाम जो दिए गए हैं तो अल्फा B1.1.17 और ब्रिटेन के द्वारा दिया गया है अल्फा नाम। और बात करते हैं बीटा की, तो बीटा नाम जो दिया गया है तो वह B.1.351 यह साउथ अफ्रीका के द्वारा दिया गया है। और बात करते हैं गामा नाम की, तो गामा नाम की तो बात करते हैं यह P.1 दिया गया है गामा नाम, ये ब्राजील के द्वारा दिया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। हाल ही में बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, तो यह किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा
किया गया है। और बात करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में। यह केंद्रीय कृषि और किसान कल्याणकारी मंत्री हैं। और बात करते हैं बागवानी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है, जो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। और बात करते हैं प्रायोगिक चरण में चुने गए कुल 53 समूह में से 12 बागवानी समूहों में कार्यक्रम लागू किया जाएगा, समूहों में कार्यक्रम के रूप में लागू किया जाएगा। और इसका उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए पहचाने गए बागवानी समूह को बढ़ाना और विकसित करना है। और बात करते हैं पहला कृषि मंत्री की, तो पहला कृषि मंत्री की बात करते हैं तो डॉक्टर कृषि एवं उद्योग मंत्री। बात करते हैं भारत में पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो बात करते हैं रवनीत सिंह ने ग्रहण किया है। रवनीत सिंह के बारे में बात करते हैं। रवनीत सिंह वाइस एडमिरल, अति विशिष्ट सेवा पदक और नौसेना पदक धारक ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इन्होंने वाइस एडमिरल MS पवार का स्थान लिया है। और बात करते हैं नौसेना दिवस की, तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और बात करते हैं नौसेना दिवस की, यह जो 1971 में भारत पाक युद्ध में नौसेना की जीत पर यह दिवस मनाया गया था। भारत पाकिस्तान का युद्ध जो हुआ था 1971 में, तो पहली बार इसी दिन नौसेना के विजय दिवस के रूप में यह दिवस मनाया गया था। और बात करते हैं पहला नौसेना अध्यक्ष की बात करते हैं तो एडमिरल RD कटारिया है। और वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष की बात करें तो करमबीर सिंह वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कैबिनेट ने खनिज संसाधन क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो यह अर्जेंटीना देश के बीच यह समझौता ज्ञापन के रूप में मंजूरी दी है। और बात करते हैं अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना के वर्तमान समय में राष्ट्रपति की बात करें तो मैरिसियो मैक्री हैं। और बात करते हैं अर्जेंटीना के बारे में, तो अर्जेंटीना साउथ अफ्रीका यानी कि अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब फिर से रिवाइज कर देते हैं कल की तरह, तो पहला एशिया महाद्वीप आ जाता है सबसे बड़ा, और दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, और तीसरा की बात करें तो उत्तरी अमेरिका, और चौथा की बात करें तो दक्षिण अमेरिका, और पांचवा की बात करें तो अंटार्कटिका, और छठा की बात करें तो यूरोप, और सातवां की बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया सातवां सबसे छोटा महाद्वीप हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट नहीं तो देख लेते हैं अर्जेंटीना के बारे में कुछ डिटेल से। बात करते हैं अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना की राजधानी की बात करते हैं ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। और बात करते हैं अर्जेंटीना, तो पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन के बीच में अर्जेंटीना है। और बात अर्जेंटीना, ये साइड चिली का सीमा लगता है पैसिफिक ओशियन से, तो इधर इस साइड का सीमा लगता है अटलांटिक ओशियन से, और अर्जेंटीना की। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10वां क्वेश्चन की, तो ICC पुरुष ODI विश्व कप 2027 में कितनी टीमें होंगी? तो 2027 में बात करते हैं यह कितनी टीमें होंगी, तो इसमें 14 टीमें होंगी। और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोर्ड ने 1 जून 2021 को पुष्टि की है, यानी इसका जो फाइनल डिसीजन दिया है कि 2027 और 2031 में 2027 और 2031 में पुरुषों का ODI विश्व कप में 14 टीम का आयोजन
होगा आयोजन होगा और आईसीसी महिला टी20 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में होगा। आईसीसी महिला टी20 कप जो होगा तो यह अफ्रीका में होगा। और टी20 वर्ल्ड कप 2011 की बात करते हैं तो भारत में होगा। 2011 नहीं, 2021 की बात करते हैं तो भारत में होगा। और बात करते हैं टी20 2022 का तो यह ऑस्ट्रेलिया में होगा। और बात करते हैं पुरुष टी20 विश्व कप 2024, बात करते हैं पुरुष टी20 विश्व कप 2024, ये जो है विश्व कप 2024 में 20 टीमें शामिल होंगी। और यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोर्ड ने घोषणा किया 1 जून 2021 को कि पुरुषों में टी20 विश्व कप का विस्तार किया गया है, जो कि अब इसमें 20 टीमों को शामिल करने के लिए किया जाएगा। 20 टीमों को शामिल किया जाएगा और इसमें 2024, 26, 28, 30 में 55 मैच होंगी। 2024, 26, 28 और 30 में 55 कुल 55 मैच होंगे। तो बात करते हैं चलिए डिवीज़न क्लास की। तो चलिए तो कल वाली रिवीजन क्लास फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है तो अरुण कुमार मिश्रा ने संभाल लिया है। और बात करते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है तो टीवी नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने अंकुर नाम का एक योजना शुरू किया है तो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। और बात करते हैं वैश्विक अभिभावक दिवस 1 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड मतलब ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में 1 जून को मनाया जाता है। और बात करते हैं असम राइफल ने नए महानिदेशक के रूप में असम के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है तो लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रयन नायर ने पदभार संभाला है। तो बात करते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है तो 7.3% की गिरावट आई है। बात करते हैं घरेलू सत्र 2021 के 22 के लिए मुंबई टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो अमोल मजूमदार को नियुक्त किया गया है। और बात करते हैं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने असगर अफगान को राष्ट्रीय टीम की कप्तानी से हटाकर किसे नया कप्तान नियुक्त किया है तो असमतुल्ला शाहिदी को नियुक्त किया है। चलिए तो बात करते हैं स्टैटिक जीके के बारे में। तो कैफीन कहाँ पाया जाता है तो कैफीन तंबाकू और चाय दोनों में पाया जाता है, यानी कि आंसर ए बी सी दोनों ए और सी दोनों होगा। और बात करते हैं नेक्स्ट की उठते हुए पिंड की ऊर्जा क्या होता है तो पेशीय ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा होती है। उठते हुए पिंड की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा होती है। बात करते हैं नेक्स्ट की पशुओं में मिल्क ऑफ फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है। पशुओं में मिल्क ऑफ फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है तो कैल्शियम की कमी के कारण होती है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन से नहीं है तो ये सभी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। फास्फोरस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 में से कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है। किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है तो यह चमेली ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है। और बात करते हैं 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं तो यह 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की एक वस्तु के जरूरत की प्रत्यक्ष निर्भरता द्रव्यमान पर होता है। और बात करते हैं रेखीय संवेग संरक्षण है तो यह इनमें से कोई नहीं है। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होते हैं, इनमें से किसी के बराबर नहीं होते हैं। तो बात करते हैं एक कार की गति की बात करते हैं तो 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटे से 50 किलोमीटर तक बदलती है तो इसका त्वरण कितना होगा। एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक बदलती है तो इसका त्वरण
क्या होगा? तो इसका त्वरण की बात करें तो 0.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। और बात करते हैं डैश का उपयोग सुगंध सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है? तो वनीला का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट चलिए बात करते हैं वन्य जीव अभयारण्य की और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 2 वन्य जीव अभयारण्य है और वन्य जीव अभयारण्य यानी राष्ट्रीय उद्यान है। तो बात करते हैं मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान तो अरुणाचल प्रदेश में है। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं आंध्र प्रदेश में, इसकी स्थापना 1986 में किया गया था। और नमदफा अभयारण्य की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1983 में इसका स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो दोस्तों कुछ देशों की राजधानी और उनकी मुद्रा के बारे में अध्ययन करते हैं और ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और देश और राजधानी के बारे में मुद्रा संबंधित प्रश्न प्रीवियस ईयर में कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो कीनिया देश की राजधानी की बात करें तो नैरोबी है और मुद्रा की बात करें तो सीलिंग है। नेक्स्ट बात करते हैं इराक की। तो इराक देश की राजधानी की बात करें तो बगदाद है और राजधानी इराकी दिनार इसकी मुद्रा है। इराक की राजधानी बगदाद और इसकी मुद्रा की बात करें तो दिनार इराकी दिनार है। और देश कुवैत की बात करते हैं तो कुवैत की राजधानी कुवैत शहर है और बात करते हैं मुद्रा की कुवैती दिनार यहाँ की मुद्रा है। और बात करते हैं देश कोकोकस यानी किलिंग द्वीप, कोकोकस किलिंग द्वीप की राजधानी पश्चिम द्वीप है और मुद्रा की बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। और बात करते हैं क्रिसमस द्वीप की। तो क्रिसमस द्वीप की राजधानी मछली को उड़ान है और मुद्रा की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की मुद्रा है। और बात करते हैं चीन की। चीन को तो हर आदमी जानते हैं, सभी को पता है चीन की राजधानी बीजिंग है और उसकी मुद्रा की बात करते हैं युआन यहाँ की मुद्रा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो। साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लें तो मैक्सिमम आपके प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं। धन्यवाद।